शनि देव द्वारा आपकी कुंडली के 12 भाव में बैठे होने के कारण जो आपको मिलने वाले फल हैं उन पर चर्चा करेंगे। यानी आपकी कुंडली में टॉप मोस्ट खाने में 1 से लेकर के 12 तक की कोई संख्या हो सकती है। यानी अगर 1 है तो आपका मेष लग्न है, 2 है तो वृष लग्न है, 3 है तो मिथुन लग्न है। इसी तरह से अगर 12 ही है तो 12 पे वो मीन लग्न है। यानी 1 से लेकर के 12 तक की कोई भी संख्या अंकित होगी, यानी कुल 12 लग्नों में से सबके लिए लागू। आज हम जो शनि देव की कुंडली में पोजीशन के अनुसार आपको फलन बताने जा रहे हैं, यानी वो किस प्रकार से फल देते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइन। राशि राशि क्या है उसके मद्देनजर ये मैं कभी आगामी एक वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस राशि में बैठे होने पर वो कैसा फल देते हैं। आज का जो वीडियो है इस बात के लिए है कि शनि देव यदि आपके प्रथम से लेकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो किस प्रकार से आपको फल देने जा रहे हैं। साथियों, इसके पहले हम पहले शनि देव की उत्पत्ति, उनके स्वभाव, उनके फ्रेंडशिप, एनमिटी, इन सब चीजों को लेकर थोड़ा चर्चा कर देते हैं और उसके बाद फिर हम फलन के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड अति आवश्यक है। आपको इससे कई चीजें स्मरण भी हो जाएंगी। साथियों, एक पौराणिक कथा यह है कि जब सूर्य देव के ताप से उनका उनका ताप सह नहीं पा रही थी उनकी पत्नी सुवर्णा, वो तप करने के लिए जंगल में चली और उन्होंने अपना ही एक क्लोन, जिसे आज क्लोन कहते हैं, जिसे छाया कहते हैं, छाया के रूप में अपना ही डिटो रूप बना करके वो सूर्यदेव के पास उनको रख गई। क्योंकि वो आप जानते हैं सूर्यदेव में गर्मी बहुत है, उस गर्मी को सहन नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने अपना एक क्लोन छाया बना करके वहां पे उनके पास छोड़ दी और स्वयं वन में तप करने चली गई। अब सूर्यदेव को यह सब पता नहीं चला। जब उनके साथ एकांतवास और सहवास हुआ तो उसके फलस्वरूप 3 संतानें पैदा हुई, जिनमें से एक शनिदेव हुए। जब शनिदेव का जन्म हुआ और सूर्यदेव ने उनको देखा तो एकदम से वो कुपित हो गए। सूर्यदेव चूंकि स्वयं प्रतापी और सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी हैं, उन्हें लगा यार मेरे से और ये कैसा एक काला कलूटा और भद्दा सा बच्चा पैदा हो गया है। तो उन्होंने तिरस्कृत कर दिया और उनको एक तरह से अपमानित करके छाया से कहा कि भाई इसको दूर रखो मेरे से। और जैसे जैसे शनिदेव बड़े होते गए तो उन्हें अपने पिता सूर्य का प्यार नहीं मिलता गया। इसे लेकर के शनिदेव अपने बचपन में बहुत ही अप्रसन्न रहे, बहुत तिरस्कृत महसूस करते हुए, और इस प्रकार से वो उन्होंने सोचा कि भाई कि अब मैं शिव जी की उपासना। शिव जी ने उनको एक ग्रह के रूप में वरदान दिया और ये भी कहा भाई तुमको 30वीं 7वीं और 10वीं दृष्टि। दूसरा, तीसरी दृष्टि जो बहुत खराब होती है, अशुभ होती है शनिदेव की, 3 दृष्टियों में से तीसरी, 7वीं और 10वीं, इन दृष्टियों में से तीसरी सबसे खराब मानी गई है। इसके पीछे एक और पौराणिक कथा है। वो है कि जब शनिदेव कभी ध्यान मग्न थे अपनी तपस्या में तो उनकी पत्नी कई बार आई, उन्होंने उनकी उपेक्षा की, तो उन्होंने भी कुपित होकर के इनको वरदान दिया कि तेरी दृष्टि भाई जहां भी पड़ेगी वहां पर सब भस्म हो जाएगा चीजें। ऐसा भी माना गया है कि दूसरी पौराणिक कथा है। तीसरा, अब हुआ क्या, जब गणेश भगवान का जन्म दिवस मन रहा था तो पार्वती माँ ने बहुत मतलब आग्रह किया कि भाई शनिदेव आए। शनिदेव नहीं जाना चाहते, उन्हें अपनी तीसरी दृष्टि का पता था, फिर भी वो नहीं मानी पार्वती माँ। तो फिर शनिदेव वहां गए और जैसे ही गए उनकी दृष्टि गणेश जी पे पड़ी, वैसे ही उनकी गर्दन से उनका ऊपर सिर का पोर्शन अलग होकर के उड़ गया। इससे बहुत नाराज हुई, रोई पार्वती माँ और उन्होंने कहा भाई तुमने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा हे माते, मैं इसीलिए इस पे आने से मना कर रहा था, लेकिन आपने जिद की, आपकी आज्ञा का मैं तिरस्कार कर नहीं सकता था, इसलिए मुझे विवशतावश आना पड़ा। वो बात अलग है कि बाद में वो कहानी अलग है कि फिर कहीं इंद्रदेव को एक
हाथी का सिर मिला और जल्दीबाजी में उन्होंने माता पार्वती के आदेश पर वो उनको ला दिया और वो गणेश भगवान के सिर के रूप में उसको स्थापित किया गया। तो शनिदेव का इस प्रकार से मेरा ये सब बताने का आशा ये है कि तीसरी सातवीं दसवीं उनको दृष्टियां प्राप्त हुई। तीसरी सबसे खतरनाक दृष्टि है, टेढ़ी दृष्टि है, जहां पड़ जाती है उसका नुकसान अवश्य करती है। और सूर्यदेव और शनिदेव की वैदिक ज्योतिष में शत्रुता इसी पौराणिक कथा के कारण है। यानी यद्यपि सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं, फिर भी शत्रुता है, पिता और पुत्र की शत्रुता है। लेकिन पिता पुत्र की शत्रुता और है, अवश्य है, सॉरी, लेकिन इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है। तो इसका मैं कभी बाद में आपको जब कोई किसी पर्टिकुलर कुंडली की व्याख्या करूंगा तो आपको बताऊंगा। इस प्रकार से साथियों, ये तो हो गया कि सूर्य की जो दूसरी पत्नी छाया थी उसे शनिदेव की उत्पत्ति हुई थी और किस प्रकार से इन दोनों की शत्रुता बढ़ी, क्योंकि बचपन में वो तिरस्कृत हुए थे। इसलिए ये सब गुण शनिदेव में आए हैं। उन्हीं गुणों के कारण फिर उन्होंने ये सब चीजें बाद में अपने जहां जहां वो स्थान में बैठते हैं, जहां उनकी दृष्टि पड़ती है, वहां पर ये उनका प्रभाव डालते हैं। एक तो धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, इनको मंद भी कहा गया है। ये मतलब शन ही, इनका मंत्र भी ओम शन शनश्राय नमः, मतलब ये धीरे चलने वाले। ये आपकी एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं और आपके भचक्र यानी जोडियक में कुल 12 राशि, उनको पार करने के लिए इनको लगभग 30 वर्ष का समय लगता है। यानी वापस उसी राशि में लगभग 30 वर्षों बाद आते हैं। अब दृष्टियों का पता चल गया, इनकी उत्पत्ति का पता चल गया। स्वभाववश क्योंकि बचपन इनको बड़ा कष्ट मिला था, इसलिए ये भी बचपन में, यदि आपके, अब मैं लग्न से ही शुरुआत करने जा रहा हूं, उसी आप सिग्निफिकेशन देखते जाएंगे। एक्चुअली जब मैं 12 भावों के फल बताऊंगा तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं या बीच में और मैं जोड़ूंगा भी, वो सब गुण यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे उन भावों में। और बहुत लॉजिकल रहेगा प्रेडिक्शन करना मेरे लिए भी और आपके लिए समझना, क्योंकि जब हम उनके स्वरूप को समझ जाते हैं, सोच चलने वाले प्लेनेट है, किसके साथ शत्रुता है, किसके साथ मित्रता है। एक्चुअली ये जो है शुक्र को और राहु को और बुध को अपना घनिष्ठ मित्र मानते हैं और सूर्य, चंद्रमा, मंगल और केतु को ये अपना कट्टर शत्रु मानते हैं। गुरुदेव बृहस्पति के प्रति ये सम या न्यूट्रल रहते हैं। इस प्रकार से ये परिणाम देते हैं। और साथियों एक चीज और बता कि ये अपनी उच्च राशि तुला में और अपनी अपनी स्वयं की राशि मकर कुंभ में और मित्र राशि वृषभ, तुला तो मैं बता ही चुका हूं, और आपकी मिथुन और कन्या राशि में ये बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और आपको अच्छे परिणाम देते हैं। ये चीज आपको समझना होगा। और जब शत्रु राशि में बैठे होते हैं, शत्रु राशियों में चंद्रमा की राशि है कर्क और सूर्य की राशि है सिंह और मंगल की राशियां हैं मेष और वृश्चिक। इनमें जब बैठे होते हैं तो अशुभ परिणाम होते हैं। दूसरा, यदि इन पे शुभ ग्रहों बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध की दृष्टि होती है तो भी ये शुभ परिणाम देते हैं। यदि शत्रु ग्रहों यानी सूर्य, मंगल, चंद्रमा, केतु आदि की दृष्टि इन पे होती है तो यह शुभ परिणाम देते हैं। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो फलन आपका होगा वो इन आपको भाव के आधार पर दिया जाएगा, लेकिन ये फैक्टर आपको अपने आप जोड़ने हैं। मैं हर भाव के आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट बताऊंगा, लेकिन यदि सोचिएगा बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कृपया, क्योंकि अंत में शनिदेव के लिए किए जाने वाले मैं उपाय भी बताऊंगा। साथियों, शनिदेव कर्म फलदाता है, न्यायाधीश है और एक कार्मिक प्लैनेट। पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए होते हैं उसके आधार पर इस जन्म में वो आपको परिणाम देते हैं। यदि आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं तो वो अच्छे परिणाम देते हैं, बुरे कर्म किए होते हैं तो बुरे। साथ ही में उन कर्मों में इस जन्म में अभी तक जो आपने कर्म किए हैं वो भी जुड़ जाते हैं। यदि आपने अभी तक अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा परिणाम भी जुड़ जाएगा, बुरे किए हैं तो बुरा जुड़ जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब जो हम फलन आपको बताने जा रहे हैं ये आपके जीवन का स्टैटिक प्रॉमिस,
यानी लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस। लेकिन वो एग्जैक्टली कब घटित होगा, ये आपकी जो महादशाएं होंगी, या अंतरदशा होगी, या प्रत्यंतर दशा होगी, या सूक्ष्म दशा होगी, या प्राण दशा, उन पर निर्भर करेगा। या आपकी कोई अष्टम शनि, कंटक शनि की ढैया शुरू होगी, तब ये चीजें उस समय एक्टिवेट होंगी, अशुभ अशुभ परिणाम। या आपकी 7.5 के पहली, दूसरी या तीसरी ढैया शुरू होगी, तब ये चीजें एक्टिवेट। तो साथियों, मेरा कहना है कि हम अपना शुरू से आचरण अच्छा रखें, मजलूब गरीबों के प्रति व्यवहार अच्छा रखें, हम सबकी आत्माओं को प्रसन्न रखें, गलत काम ना करें, चुगली ना करें, झूठ ना बोलें, अनावश्यक व्यसन में ना पड़े। अनावश्यक व्यसन, समझ रहे हैं, गंदे विचार दिमाग में न लाएं, इन चीजों से हम बचें। और जब सबको प्रसन्न रखेंगे, अच्छा आचरण करेंगे, और फिर अंत में जो मैं आपको उपाय बताऊंगा वो कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर वो अच्छा परिणाम देंगे। अब देखिए, मैं हर पहले से लेकर के 12वें भाव तक शनि की स्थिति के अनुसार आपको परिणाम बताने जा रहा हूं। कुछ शुभ होंगे, कुछ अशुभ। जहां वो बैठे होंगे वहां भी वो प्रभावित करेंगे। जहां जिस भाव में तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो उसे प्रभावित करेंगे, जहां 7वीं दृष्टि पड़ेगी उसे प्रभावित करेंगे, और जहां पर 10वीं दृष्टि पड़ेगी उसे। इन चारों भावों के, यानी जहां बैठे हैं तीसरे भाव, जहां से बैठे हैं 7वें भाव, और 10वें भाव में जहां बैठे, उन 4 भाव आपकी बात। अब उनमें जो बताऊंगा शुभ भी होंगे परिणाम, अशुभ। शुभ परिणामों में समझिएगा बहुत ध्यान से, शुभ परिणामों में वृद्धि होगी यदि ये शुभ भाव के स्वामी होंगे, शुभ राशि में बैठे होंगे, शुभ ग्रहों की इन पर दृष्टि, तो उन शुभ सिग्निफिकेशन से वृद्धि। और यदि ये अशुभ शत्रु राशि में बैठे हैं, अशुभ ग्रहों की इन पर दृष्टि है, अशुभ भाव के स्वामी है, तो निश्चित तौर पे जो मैं अशुभ सिग्निफिकेशन या कारक या मैटर या फलन बताने जा रहा हूं उन पे। ठीक है साथी। और दूसरी चीज, जब शुभ होंगे ये, तो शुभ वाले में तो आपके वृद्धि होगी होगी, अशुभ जो भी फलन होने वाले उनमें कमी, याद रखिएगा। इसी प्रकार से जब ये अशुभ होंगे तो भी है आपके जो शुभ फल मिलने वाले उनमें कमी होगी, अशुभ फलों में वृद्धि होगी। ये आपको याद रखना है, इसलिए इनको ध्यान रखिए, बैकग्राउंड में बताना आपके लिए आवश्यक था। अब साथियों, हम पूरे 12 भाव में बैठ करके ये क्या फल आपको देने वाले हैं उनकी बात में जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि अंत में आपको उपाय बताना है। साहब, यदि आपके लग्न में बैठे हैं तो यानी आपका बचपन कष्ट भरा रहा होगा, आप आलसी होंगे, आपकी वृद्धि धीरे धीरे होगी, आप शुरू में कावर्ड कायर तरह के व्यक्ति होंगे, आपका व्यक्तित्व रहा होगा, धीरे धीरे आप बोल्ड बनेंगे, क्योंकि शनिदेव धीरे धीरे वृद्धि और प्रगति देता है। कोई भी कार्य वो धीरे धीरे करते हैं, चाहे वो नुकसान करे, चाहे आपका अच्छा करे, मंद चलने वाले ग्रह। और यदि आपको अच्छे परिणाम देंगे तो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, पूरे जीवन भर काम होंगे। और अगर अशुभ परिणाम होंगे, कोई बीमारी होगी, तो हमेशा के लिए रहने वाली, जल्दी से नहीं ठीक होने वाली, ये ध्यान रखना है हमें। तो प्रथम भाव में बैठकर ये आपके जो भी सिग्निफिकेशन प्रथम भाव में है उनमें कमी लाएंगे, आपकी समृद्धि भी धीरे धीरे बढ़ेगी, आपके नेम फेम में धीरे धीरे वृद्धि होगी, आपकी आत्मा के साथ इनका तादात्म्य स्थापित होगा, आपको अनुशासन प्रीतो बनाएंगे। लेकिन जो भी आपकी बढ़ोतरी वाले काम है उनमें धीरे धीरे वृद्धि करेंगे, प्रॉस्पेरिटी में, आपके मान सम्मान में धीरे धीरे वृद्धि होगी, आप जैसे प्रौढ़ होते जाएंगे तो ये होगी। ठीक है साहब, होगी, बचपन कष्ट भरा रहा होगा। आपके किसी बॉडी में, आपके बॉडी के किसी अंग में, और विशेषकर जो आपके लोअर पार्ट है बॉडी, वहां पर कोई ना कोई डिफेक्ट होगा। वो सब डिपेंड करेगा आपकी कुंडली विशेष पर और अन्य ग्रहों की स्थिति पर, लेकिन वहां कोई ना कोई ग्रह होगा, किसमें होगा ये वहां पे पता चलेगा, लेकिन होगा, ये मान के चलिए, अगर लग्न में बैठे। दूसरा, भाइयों की तीसरे भाव में इनकी दृष्टि है तो उनको थोड़ा कष्ट होगा, उनकी प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, आपका संचार कौशल धीरे धीरे बढ़ेगा, कम्युनिकेशन का है, आपके जो नेबरहुड के साथ रिलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, मित्रों का के साथ धीरे धीरे संबंध आपके बढ़ेंगे, शुरू में कमी लाएंगे, जिस भाव में बैठे होते हैं और जहां वो दृष्टि डालते हैं उनमें कमी लाते हैं, लेकिन वृद्धि धीरे धीरे करते हैं यदि शुभ होते हैं। और यदि शुभ नहीं है, अशुभ है, तो आप उपाय कर ले, अपना आचरण ठीक कर ले, तो बहुत सारी शुभता आने लगेगी आपके शनिदेव के रिजल्ट में। आप टेस्ट करिएगा, लिख के रखिए।
पक्का। अब आइए साहब, तीसरा भाव आपका पराक्रम का भी है। थोड़ा आप बताया ना, मैं यहाँ बैठ के वो कॉर्ड बनाते हैं, धीरे धीरे उसमें वृद्धि होगी। ठीक है। और इसके अलावा ये आपके जो सामने वाले भाव में देख रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप सफल नहीं बनाएंगे, फेल्योर होगी उनमें। लाइफ पार्टनर के साथ भी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। देखिए, ये कटु सत्य है, मैरिड लाइफ आपकी थोड़ा डिस्टर्ब होगी जब ये बैठे होते हैं, पक्का। वहां पे आपको मतभेद दूर करने हैं, अपने आप को संयम में रखना है, बहुत आपको अपना ईगो अपना नहीं भारी होने देना है। दिल आपको आप चाहते हैं स्फूर्ति रहे, जब संदेह आपके लगने बैठे। इसी प्रकार से आप आगे आइए, आपका सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, वहां उनकी दस्त पड़ रही है, ये 7वें भाव से है। इसकी 10वें भाव में आपके व्यवसाय के भाव में दस्त पड़ी, आपके मान सम्मान के भाव में पड़ रही है, आपकी अचीवमेंट और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन सब में पड़ रही है। वहां भी आपको पैसे में धीरे धीरे प्रगति होगी। आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, पक्का योग तो बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि ये काल पुरुष कुंडली में 10वें और 11वें भाव के मालिक है। तो आपको व्यवसाय तो अच्छा रहेगा, सर्विस रहेगी, सेवा रहेगी, लेकिन बिजनेस में आप सफल नहीं हो। याद रखिएगा इस बात को अगर यहाँ बैठे, और आपके इन मामलों में कमी लाएंगे। अब दूसरे भाव में आते हैं, दूसरे भाव बैठ करके ये आपकी बाड़ी में कटुता लाएंगे, आपके खान पान में संयम लाएंगे, आपको मितभाषी बनाएंगे कि आप कम बोले, और यही करेंगे। यदि आप उल्टा करेंगे तो नुकसान, शत्रुता उत्पन्न होगी आपकी लोगों के साथ। और कुटुंब का भाव है, इसलिए उनके साथ चूंकि ये मेल्विक प्लेनेट है, तो ये उनके साथ आपकी नहीं बनेगी, मान के चलिए। जब दूसरे भाव में, यहां से इनके चौथे भाव में दृष्टि है दूसरे भाव में, तो आपका अपने परिवार का भी थोड़ा कंफर्ट डिस्टर्ब होगा नेचुरली। ये बात अलग है, दूसरे से तीसरे पड़ रही है तो थोड़ा वाहन वगैरह को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर आप निश्चिंत होंगे, लैंडेड प्रॉपर्टी भी होगी, वाहन भी खरीदेंगे, लेकिन वो आपकी डोमेस्टिक कंफर्ट को तब भी, ये सब होने के बावजूद आपके चैन सुख को, घरेलू मानसिक सुख में डिस्टर्बेंस करेंगे। चौथा भाव आपका सुख का है। यहां से बैठ के 8वें भाव को देखेंगे, निश्चित तौर पर वो आपका ससुराल पक्ष का है, आपकी स्पाउस का सेकंड हाउस है, उनके धन का है। आपके स्पाउस के धन में कमी होगी, उतना ज्यादा उनकी वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष भी उतना मजबूत नहीं होगा। हाँ, 8वां भाव क्रॉनिक डिजीज का है और आपका दूसरा भाव ये मारक है, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, थोड़ा आपको बीमारी वगैरह वो देंगे, जिससे आपको पूजा पाठ करने से निजात मिलेगी। यहां से फिर आपके 11वें भाव में है जो बड़े भाई का है साहब, उनको भी कष्ट होगा, ऑर्डिनरी लाइफ होगी, कष्ट होगा, धीरे धीरे वो भी अपने जीवन में बढ़ोतरी करेंगे। इस प्रकार से फिर फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप में भी आपकी कमी रहेगी, फ्रेंडशिप का भाव 11th हाउस हो गया। आपकी इनकम का भाव है, वहां भी धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि दूसरा धन का भाव है, 11वें में पड़ रहा है तो बढ़ेगी तो पक्का। धन के भाव में बैठ करके वो बढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है साथियों, ये दूसरा भाव हो गया। तीसरे भाव में बैठ करके कई भावों का रेपुटेशन होगा, याद रखिए। क्यों? जब दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही थी तो भी वह सिग्निफिकेशन है, और जब आपके ये तीसरे भाव में बैठे होंगे तो सिग्निफिकेशन कॉमन होगा। यहाँ भाइयों के भाव, भाइयों के प्रगति में डिस्टर्बेंस करेंगे, आपकी भाइयों से नहीं बन सकती है, ये भी मान के चलिए, भाई बहनों से, और आपके संचार कौशल को भी ये डिस्टर्ब करेंगे। इस प्रकार से वो कई चीजों में व्यवधान करेंगे, और एग्रीमेंट वगैरह आपको संभल के साइन करना होगा, वरना किसी काम में किसी गलत फहमी में आप शिकार होने के कारण किसी मतलब आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इस प्रकार से ये आपकी राइटिंग का भी है, आपकी राइटिंग वगैरह भी अच्छी नहीं हो सकती है, कम्युनिकेशन में कमजोर होंगे, ये चीजें है। यहां से बैठ करके आपके 6th हाउस में वो डाल रहे हैं, 6th हाउस बीमारी का है तो बीमारी हो सकती है, मुकदमे का है मुकदमेबाजी हो सकती है, शत्रु व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है साहब। तो हालांकि 3, 6, 10, 11 में जितने अशुभ ग्रह हैं वो अच्छे माने जाते हैं, ओवरऑल आपका नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन ये होगा, आप पक्का मान लीजिए। तो आपको बचना है, इन चीजों से उपाय करना है, आचरण ठीक रखना है, अपने कर्म ठीक रखना है, संदेह आपकी रक्षा। अब 6ठे भाव में भी देखिए, अब आपका ऋण का है, ऋण में वृद्धि कर सकते हैं, और ऋण में यहां से वो देख करके आपके आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, तो 9वें भाव को भी देख रहे हैं, तीसरे भाव में बैठ करके। तो 3, 3, 9, 12 आपका विदेश यात्रा का तो योग पक्का बनेगा। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है, छोटी यात्राएं होंगी। तीसरा भाव वायु तत्व का है, हवाई यात्राएं होंगी। 9वां भाव लंबी यात्राओं का है, लंबी यात्राएं भी होंगी आपकी, हवाई यात्राएं। 12वां भाव विदेश का है, तो विदेश से संबंधित यात्राएं होंगी। तो अब आप मानिए, सॉरी, जो आपको मैंने अभी एक चीज बताई, जो तीसरे भाव में बैठ करके 5वें भाव में दृष्टि डालता है, ये विदेश यात्राओं वाली बात तो सही है,
छठे वाली बात थोड़ा इसको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि छठा होगा जब ये चौथे में बैठेंगे तो छठे भाव में इनकी दृष्टि पड़ेगी। पांचवा भाव जो आपकी संतान का है वहां पर संतानोत्पत्ति में बहुत आपको नुकसान, बहुत नुकसान होने वाला है। आप समझिए जब तीसरे भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से तीसरे भाव में बैठ करके पांचवें भाव में तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो संतानोत्पत्ति में आपको दिक्कत, परेशानियों का सामना करना, पूजा अर्चना करना पड़ेगा, तब कठिनाइयों के बाद आपको संतान की प्राप्ति होगी। बाकी मैंने आपको अभी पहले बता ही दिया है कि 9वें और 12वें में इनकी दृष्टि होने से ये आपको विदेश यात्रा से संबंधित, धार्मिक यात्राओं से संबंधित, धर्म कर्म में मन लगाने वाली बात करेंगे, ये सब आपको होगा। खर्चे जरूर कराएंगे, 12वें में दृष्टि होने का मतलब खर्चा कराएंगे। नेगेटिव वाली चीजों को बढ़ा देते हैं, पॉजिटिव को कम कर देते हैं। आमतौर पर स्वभाव वस्तु की मैलिफिक है, ये ध्यान रखना है। अब चौथे में बैठ के क्या करेंगे, आपके घरेलू सुख चैन आपका सीने में, और क्या करेंगे, 10वें भाव को देख रहे हैं तो आपकी डिस्टर्ब करेंगे, आपके बॉस के कारण आपका मतभेद हो सकता है, आपकी सेवा में ट्रांसफर हो सकता है, नौकरी भी जाने का खतरा बन सकता है, आप फिर चेंज करेंगे दूसरा जॉब, समस्या में पड़ सकते हैं। इस प्रकार से ये दिक्कतें आ सकती हैं। अब यहां से छठे भाव में पड़ रही है जो शत्रु भाव है, बीमारी का भाव है, ऋण का भाव है, इन सब चीजों में वृद्धि हो सकती है। लेकिन चौथे में बैठे हैं तो कई बार ये न्यूट्रल हो जाते हैं, केंद्र में आकर के बैठ करके अशुभ प्लेनेट जो भी होते हैं, तो ये आपको मतलब कई बार क्या होता है, न्यूट्रल रिजल्ट देता है। तो अगर पूजा पाठ कर लेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे, धीरे धीरे आपको उन पर विजय हासिल होने लगी। मुकदमा का भाव है तो मुकदमा भी आप जीतेंगे, पहले तो होगा, शत्रु होंगे फिर उनसे मित्रता भी हो जाएगी। इस प्रकार से पहले जो है छठे भाव में अब जैसे ऋण बढ़ा, फिर आप चुकता भी कर लेंगे। 12वें भाव में दृष्टि है, ऋण चुकता करने का है, मतलब रिपेमेंट है का है 12वां भाव, खर्चा होगा। तो इस प्रकार से आपकी वृद्धि होने वाली है, ठीक है साहब। क्योंकि दूसरे भाव में ये जुपिटर के सामने नतमस्तक होते हैं, इसलिए ये उस पर वृद्धि होने देंगे आपके। अब आइए, ये खुद आकर के पांचवें भाव में बैठ गए तो नेचुरली संतान को कष्ट होगा। यहाँ से 7वें भाव आपके लाइफ पार्टनर को देख रहे हैं, वहां पर उनको कष्ट होगा। बिजनेस पार्टनरशिप का है, वहां भी सफल नहीं होंगे आप, मैंने बताया था। और दूसरा 11वें भाव में आपका मित्र का भाव है तो मित्रता में होगी, लेकिन 5वां भाव शुभ माना जाता है, तो थोड़ा मित्र होंगे, अच्छे होंगे, सही में होंगे, जो डिसिप्लिन होंगे, उसके साथ मित्रता होगी, लेकिन लिमिटेड। बड़े भाई हैं आपके, उनके भी कष्ट जो है उनको भी कम रहेगा। हाँ, लेकिन चूंकि सीधे दृष्टि पड़ रही है तो उनकी भी ऑर्डिनरी लाइफ रहेगी, और इस प्रकार से मतलब उनको भी कभी कभार कष्ट हो सकता है। और यहां से बैठ करके वो आपके दूसरे भाव को भी देखेंगे, यानी आपके बैंक बैलेंस में भी थोड़ा कमी ला सकते हैं। लेकिन शुभ भाव में बैठे, कल के लिए जैसे मान लीजिए टॉरस लग्न है आपका, टॉरस लग्न है यानी वृषभ लग्न है और तुला लग्न है, तो वहां पर ये योग कारक होते हैं। अगर योग कारक होकर के आप बैठ जाएंगे तो सब बल्ले बल्ले होने वाली है आपकी। डिपेंड करेगा कि कौन सा आपका लग्न है। लेकिन 5वें में बैठ के संतानोत्पत्ति में दिक्कत होगी, लाइफ पार्टनर के साथ गलतफहमी उत्पन्न होगी, बिजनेस पार्टनरशिप में विफलता मिलेगी, और आपके मित्र कम बनेंगे, बड़े भाई को भी थोड़ा कष्ट होगा, और नरी लाइफ होगी, और इस तरह से बैंक बैलेंस भी कम रहेगा। जहां जहां बैठते हैं कमियां करते हैं, लेकिन यदि आप पूजा अर्चना करेंगे तो इसके उल्टे परिणाम, अच्छे परिणाम। छठे में बैठ करके शत्रु भाव है, कर्ज भाव है, मित्र भाव है, इनसे बैठ करके आपके छठे भाव को तो नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन छठे में अच्छे माने, अदरवाइज बलवान होते हैं, बली होते हैं, तो ये आपकी क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे और आपके शुभ कार्य, शुभ परिणाम आपको देंगे। इस प्रकार से ये आगे मान के चलिए कि अच्छे फल आपको देने वाले हैं। लेकिन 8वें भाव में दृष्टि तो बीमारी का कारण बन सकता है, क्योंकि 12वें में की दृष्टि होगी, और यहाँ से तीसरे भाव में दृष्टि उनकी पड़ने वाली है, तो छोटे बड़े भाइयों को कष्ट होगा, संचार को डिस्टर्ब होगा, एग्रीमेंट वगैरह सफल साइन करना है। 7वें में बैठ करके पब्लिक इमेज जो है का भाव है, वहां पर बैठ करके पब्लिक इमेज को बनाएंगे कि 7वां भाव का बड़ा कंफर्टेबल और डायरेक्शनली स्ट्रांग भाव होता है। यहाँ आपको पब्लिक इमेज देंगे, पक्का पब्लिक इमेज में आपकी वृद्धि करेंगे, आपके लग्न भाव में ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करेंगे, ठीक है साहब। चौथे भाव में आपको जमीन जायदाद भी खरीदवा सकते हैं, वाहन भी दिला सकते हैं, और आपकी इन चीजों को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो कहने का मतलब ये है हमारा तात्पर्य कि आप इन चीजों पे यदि ध्यान रखेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, तो आपको पब्लिक इमेज आपकी अच्छी हो जाएगी। यहां से उनकी दृष्टि बताया आपके भाग्य के भाव में पड़ रही है, भाग्य अच्छा होगा। पिताजी को कष्ट हो सकता है, हो तीसरी दृष्टि पड़ रही है, याद रखिएगा, तो आपको सावधान रहना है उनके स्वास्थ्य को लेकर के। आपकी लगन पड़ रही है, आपको भी सावधान, क्योंकि आपके मारक भाव बैठे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना है। मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट आपकी बहुत होने वाली है, पब्लिक अचीवमेंट बहुत, क्योंकि चौथा भाव क्या है, मैसेज का, जनसामान्य का है, पब्लिक इमेज का 7वां भाव है, तो आपको इन सब चीजों में वृद्धि देंगे। अब ये
8वें भाव में आकर के क्रॉनिक डिजीज का खतरा है। हालांकि ये अध्यात्म और गुण विद्या का भी है, इनमें वृद्धि देंगे। ये आयुष कारक है। 8वां भाव इनका हेडक्वार्टर कहा गया है। यहाँ बैठ करके आपको लॉन्जिविटी के हिसाब से तो चंगा रखे। यहाँ से इनकी आपके 10वें भाव में दृष्टि पड़ रही है। हाँ, लेकिन जब 8वें 10वें करेंगे तो आपको ट्रांसफर वगैरह बार बार देंगे। और यहाँ से दूसरे भाव में है तो बैंक बैलेंस वगैरह को भी, और आपकी पत्नी का चूंकि 8वां भाव है, दूसरा भाव, लॉन्जिविटी भी डिस्टर्ब। ठीक है साथियों। और चूंकि फिर आपके पहली संतान के भाव में होगा तो उनको भी डिस्टर्ब, उनके भी डिस्टर्बेंस आएगा लाइफ में। उनको प्रसन्न करिए ताकि वो अच्छे पढ़े। 9वें भाव भाग्य के भाव में बैठ करके साहब, ये आप जानते हैं सबसे स्ट्रांग आपका ये कोड़ा होता है। तो यहां बैठ करके वो आपके आय भाव को देखेंगे, और फिर बैठ करके आपके तीसरे भाव को देखेंगे, और फिर वहां से बैठ करके आपके छठे भाव को देखेंगे। ठीक है साहब। तो आप मान के चलिए कि छठा भी कई बार विदेश से रिलेटेड होता है, फॉरेन एलिमेंट से विदेश यात्रा का योग बनेगा, लाभ होगा आपको। 9वां भाव आपका पिता का है, पिता से कोई संपत्ति आपको मिल सकती है। और लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंतित आपको रहना होगा। तीसरा, आपके भाई बहनों को स्वास्थ्य के लेकर के भी चिंतित रहना होगा, लेकिन प्रगति भी होगी, उनकी भी धीरे धीरे होगी। यहाँ बैठे हैं, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, लेकिन थोड़ी कमी आएगी स्वभावता। शुभ है तो वृद्धि होगी धर्म कर्म में, अशुभ है तो कमी है। यही हाल तीसरे भाव में और 11वें भाव में और छठे भाव में होने वाली है। ठीक है साहब। अब आइए छठे भाव में, फिर यहाँ बैठ के वही वाली शत्रुओं में वृद्धि, कर्जे में वृद्धि, विवाद में वृद्धि, कोई मुकदमा, इन सब चीजों में वृद्धि होगी। तो ये थोड़ा आपको सावधान। 10वें में बैठ करके साहब, जब बैठते हैं तो बार बार ट्रांसफर कराते हैं। 10वें में बैठ करके आपके जॉब में, प्रोफेशन में, नेचर ऑफ प्रोफेशन भी चेंज हो सकता है, या बार बार ट्रांसफर हो सकता है पदोन्नति हो, क्योंकि 12वें भाव में दृष्टि है, चेंज इन एनवायरमेंट है। चौथे में है तो थोड़ा आपको उन चीजों में डिस्टर्ब करेंगे। तभी तो जब बार बार ट्रांसफर होगा तो घर बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो आपका डोमेस्टिक लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। ठीक है ना। 7वें भाव में करेंगे तो आपकी लाइफ पार्टनर भी डिस्टर्ब होंगी। बिजनेस पार्टनरशिप का तो कोई मतलब ही नहीं सफल होने का साहब। और ये चीजें आप मैं सूक्ष्म भाव का भी है 7वां भाव, इसलिए वो ट्रांसफर बार बार दिलाएंगे। नेचर ऑफ जॉब में ट्रांसफर होगा। 10वें में 11वें में बेस्ट पोजिशन होती है। यहां बैठ करके शनिदेव आर्किटेक्ट ऑफ फेट कहे जाते हैं। लग्न भाव में दृष्टि पड़ती है, पंचम भाव पड़ती है, अष्टम भाव। हाँ, यहां पर बैठ करके वो बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन होते हैं। काल पुरुष कुंडली में 10वें 11वें के होते हैं, और 11वां आय का भाव है, लाभ का भाव है, टाइटल्स ऑनर्स का भाव। लग्न में आपको बहुत मान सम्मान दिलाएंगे, पुत्रों को भी दिलाएंगे आप। अब पुत्रों की जो स्पाउस है उनको भी दिलाएंगे, उनका भी लाभ होगा। स्पाउस जो पार्टनर होंगे, पुत्र हो तो उसका, पुत्री हो तो उसके स्पाउस। और इस प्रकार से आपकी लॉन्जिविटी को एकदम चंगा रखेंगे, आयुष्कारक है। 8वें भाव में दृष्टि पड़, 12वें भाव में साहब बैठ करके खर्च बहुत कराएंगे, आपका खर्च कराएंगे। यहां से इनकी आपकी बाड़ी के भाव में पड़ेगी, कटुता आएगी, संयम बरतना है खान पान में। हालांकि वो कम ही करेंगे क्योंकि कम कराते हैं, लेकिन चूंकि जब अशुभ होंगे तो वृद्धि कराएंगे, आपको बीमार कराएंगे, क्योंकि छठे भाव में इनकी दृष्टि पड़ेगी। ठीक है साहब। और यहां से 9वें भाव को भी देखेंगे तो पिता को भी कष्ट हो सकता है 12वें में बैठ करके। लेकिन क्योंकि पिता से चौथे भाव में बैठे हुए, तो ये उनको परमानेंट जो पोजीशन का भाव, तो पिता के लिए परमानेंट पोजीशन, कोई अचल संपत्तियां खरीदने का भी योग बनता है। यहाँ से वो खरीदेंगे जब आपके शनि यहाँ बैठे। और शनि 12वें भाव में बैठ करके कई अशुभ परिणाम देते हैं, लेकिन शुभ भी देते हैं, हमेशा अशुभ नहीं। तो इस प्रकार से वो आपको यहाँ बैठकर बाड़ी के भाव को, शत्रु के भाव के, बीमारी के भाव को, ऋण के भाव को देख रहे हैं, खर्चा कराएंगे। और वो हो सकता है कि इसमें आपका कर्ज भी चुकता करवाए, क्योंकि बैंक बैलेंस का दूसरा भाव है, छठा ऋण का है, और 12वां खर्चे का, निवेश का है। ऋण चुकता, रिपेमेंट ऑफ लोन होगा। हाँ, चूंकि 9वें भाव को देख रहे हैं तो साहब वहां से फिर आपको 9वें भाव में आपके भाग्य वगैरह में थोड़ा कमी है, लेकिन विदेश यात्रा का भी योग बनता है यहाँ से। ठीक है साथियों, इस बात को आप याद रखें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात आज यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं।